अब हम सबसे पहले हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी एएफ क्लाइमेट टाइप के कोर मैकेनिक्स को डीकोड करेंगे। फोकस हियर, क्योंकि ज्योग्राफी में हर क्लाइमेट का एक स्पेसिफिक थर्मल इंजन होता है जो उसे ड्राइव करता है। इक्वेटोरियल रीजन जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच कन्फाइंड है, जैसे अमेज़न, कॉन्गो बेसिन और मलेशिया, यहाँ का प्राइमरी ड्राइवर है सरप्लस एनर्जी। सन रेज यहाँ साल भर ऑलमोस्ट वर्टिकल पड़ती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली हाई रहता है, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। नोट करें कि यहाँ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस। वाई? क्योंकि सन की पोजीशन में वेरिएशन बहुत कम है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ डायगोनल रेंज, दिन और रात का डिफरेंस, एनुअल रेंज से ज्यादा होता है। दिन में इंटेंस हीट होती है और रात थोड़ी कूल हो सकती है। इसलिए कहा जाता है नाइट इज द विंटर ऑफ द ट्रॉपिक्स। अब समझें रेनफॉल का मैकेनिज्म, जो यहाँ का सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है। इंटेंस सोलर हीटिंग की वजह से ग्राउंड सरफेस गर्म होता है, जिससे हवा गर्म होकर एक्सपैंड होती है और ऊपर उठती है। इस लो प्रेशर जोन को हम इक्वेटोरियल लो या डोल्ड्रम्स कहते हैं। जब ये मॉइस्चर लेडन हवा ऊपर जाती है तो एडियाबैटिक कूलिंग होती है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और मैसिव क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ये क्लाउड्स आफ्टरनून तक वर्टिकली डेवलप होते हैं और फिर थंडरस्टॉर्म के साथ हैवी रेनफॉल होती है। इसे हम 4 o'clock रेन कहते हैं। ये प्रोसेस कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाता है। याद रखें, ये फ्रंटल रेन नहीं है, ये प्योर कन्वेक्शन है, हीट से ड्रिवन। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, डबल रेनफॉल मैक्सिमा। साल में 2 बार रेनफॉल पीक करती है, मार्च और सितंबर में। क्यों? क्योंकि इन मंथ्स में इक्विनॉक्स होता है, जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है तो इवेपोरेशन और कन्वेक्शन मैक्सिमम होता है। इस पूरे सिस्टम को सस्टेन करता है ITZC यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं और हवा को कॉन्स्टेंटली ऊपर पुश करती हैं। रिजल्ट ये है कि यहाँ ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है, मेकिंग द हीट फील वेरी स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल, जिसे हम हाई सेंसिबल टेम्परेचर कहते हैं। So the climate is not just hot, it is a monotonous cycle of heat and rain driven by vertical sun rays and atmospheric convergence. पिछले स्लाइड में हमने देखा कि क्लाइमेट में हीट और मॉइस्चर कांस्टेंट है। अब सोचिए, अगर किसी जगह 24/7 ग्रोइंग सीजन हो विदाउट एनी विंटर टू स्टॉप ग्रोथ, तो वेजिटेशन कैसा होगा? यही लॉजिक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स या सेल्वास को जन्म देता है। यहाँ ट्रीज को कभी भी अपनी लीव्स शेड करने की जरूरत नहीं पड़ती मॉइस्चर सेव करने के लिए। इसलिए ये फॉरेस्ट्स एवरग्रीन होते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रगल वाटर नहीं है, बल्कि सनलाइट है। डेंस वेजिटेशन होने के कारण ग्राउंड तक सनलाइट नहीं पहुँचती। इसलिए प्लांट्स में हाइट के लिए कंपटीशन होता है, जिससे वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट होती है। सबसे ऊपर एमर्जेंट लेयर होती है, जहां जायंट हार्डवुड्स 60 मीटर्स तक जाते हैं टू कैप्चर डायरेक्ट सनलाइट। उसके नीचे एक कंटिन्यूअस कैनोपी होती है, जो एक छत यानी रूफ की तरह एक्ट करती है और नीचे सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। इसके नीचे अंडर स्टोरी होती है, जहां वही प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं जो शेड टॉलरेंट हैं। जमीन पर आपको बड़े क्लाइंबर्स या लायनास दिखेंगे, जो ट्रीज के सहारे ऊपर सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। इस डेंस स्ट्रक्चर के कारण यहाँ स्पीशीज रिचनेस बहुत हाई होती है। लेकिन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मुश्किल है, क्योंकि ट्रीज हेट्रोजेनियस स्टैंड्स में होते हैं, यानी एक ही एरिया में अलग अलग स्पीशीज के ट्रीज मिक्स्ड होते हैं। अब एक क्रिटिकल पैराडॉक्स समझें। इतना लश फॉरेस्ट देखकर लगता है कि सॉइल बहुत फर्टाइल होगी, बट रियलिटी ऑपोजिट है। यहाँ की सॉइल, जिसे लैटिसॉल्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट पुअर होती है। वाई? इंटेंस रेनफॉल की वजह से लीचिंग होती है। पानी के साथ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और सिलिका जमीन के नीचे वॉश आउट हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो फिर ट्रीज ग्रो कैसे करते हैं? यहाँ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में स्टोर नहीं होते, बल्कि बायोमास में स्टोर होते हैं। जैसे ही कोई लीफ या ब्रांच गिरती है, बैक्टीरिया और फंगाई हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से उसे तुरंत डिकम्पोज कर देते हैं और रूट्स उन न्यूट्रिएंट्स को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये साइकिल बहुत रैपिड होता है। इसलिए प्लांट्स ने बट्रेस रूट्स डेवलप की हैं, जो सरफेस के पास स्प्रेड होती हैं ताकि न्यूट्रिएंट अपटेक फास्ट हो सके और जायंट ट्रीज को सपोर्ट मिले।
इवन लीव्स में ड्रिप टिप्स होते हैं ताकि पानी जल्दी बह जाए और बैक्टीरिया ग्रो ना करे। समझ आया? द फर्टिलिटी इज इन द ट्रीज, नॉट द सॉइल। अब हम इक्वेटोरियल रीजन की इकोनॉमी और ह्यूमन अडेप्टेशन को एनालाइज करेंगे। क्योंकि यहाँ सॉइल इनफर्टाइल है और वेजिटेशन डेंस है, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली डिफिकल्ट रहा है। इसलिए यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर डेवलप किया। इसका लॉजिक सिंपल केमिस्ट्री पर बेस्ड है। जब फॉरेस्ट के एक पैच को कट करके बर्न किया जाता है, तो जो ऐश यानी राख बचती है, वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करती है। ये ऐश टेम्पररीली सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देती है, अलाउइंग क्रॉप्स लाइक मैनियॉक और यैम्स टू ग्रो। लेकिन क्योंकि हैवी रेन्स कंटिन्यूअस लीचिंग करती हैं, ये फर्टिलिटी सिर्फ 2-3 साल तक टिकती है। उसके बाद फार्मर को वो लैंड अबैंडन करके नई जगह जाना पड़ता है और पुरानी लैंड को फैलो पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि फॉरेस्ट रीजनरेट हो सके। ये एक सस्टेनेबल साइकिल था जब तक पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, बट पॉपुलेशन बढ़ने पर फैलो पीरियड्स शॉर्ट हो गए हैं, कॉजिंग डिग्रेडेशन। दूसरी तरफ कॉलोनियल टाइम्स में यूरोपियंस ने यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने देखा कि यहाँ का क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए आइडियल है। फॉर एग्जाम्पल, मलेशिया और इंडोनेशिया में रबर, वेस्ट अफ्रीका, घाना और आइवरी कोस्ट में कोको और नाइजीरिया और मलेशिया में ऑयल पाम। ये सिस्टम मोनोकल्चर पर चलता है, एक बड़े एरिया में सिर्फ एक क्रॉप। ये साइंटिफिकली मैनेज्ड फार्म्स होते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। नोटिस करें कमोडिटी फ्लो। रॉ रबर या पाम ऑयल ट्रॉपिकल कंट्रीज से निकलकर इंडस्ट्रियल नेशंस में प्रोसेस होता है। लेकिन टिम्बर इंडस्ट्री में एक मेजर चैलेंज है। टेम्परेट फॉरेस्ट्स में आपको एक ही टाइप के ट्रीज लाइक पाइन मीलों तक मिलते हैं, जो इजी लॉगिंग अलाउ करते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपको महागनी चाहिए तो शायद 1 हेक्टेयर में सिर्फ 2 ट्रीज मिलेंगे, सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ यूजलेस ट्रीज। इससे एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। प्लस डेंस अंडरग्रोथ और स्वॉम्पी ग्राउंड होने के कारण मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट मुश्किल होता है। नदियां भी अक्सर रैपिड्स और फॉल्स से भरी होती हैं, मेकिंग लॉग ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट। इसलिए कमर्शियली वैल्यूएबल होने के बावजूद इन फॉरेस्ट्स का सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधे क्लाइमेट और बायोलॉजी से लिंक्ड है। मूविंग ऑन टू द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट AM, जो इक्वेटोरियल से फंडामेंटली अलग है। इक्वेटोरियल में यूनिफॉर्मिटी थी। मॉनसून का कीवर्ड है सीजनैलिटी और रिवर्सल। मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, टेक्निकली इट इज द कंप्लीट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम्स। इसका प्राइमरी मैकेनिज्म डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी है। समर में एशियन लैंडमास, स्पेशली टिबेटन प्लेटो और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओशन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाता है। इस इंटेंस हीटिंग से लैंड पर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है। मीनवाइल इंडियन ओशन ठंडा होता है और वहां हाई प्रेशर होता है। फिजिक्स का रूल है विंड मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, सो मॉइस्चर लेडन हवा ओशन से लैंड की तरफ रश करती है। ये है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो हैवी रेन लाता है। विंटर में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर, और ओशन रिलेटिवली वार्म रहता है, लो प्रेशर। हवा लैंड से ओशन की तरफ चलती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो मोस्टली ड्राई होती हैं। लेकिन रेनफॉल पैटर्न को सिर्फ विंड्स एक्सप्लेन नहीं करती। रिलीफ या ओरोग्राफिक लिफ्ट का रोल क्रिटिकल है। विजुअल 2 देखें। जब मॉइस्ट हवा वेस्टर्न घाट्स जैसे माउंटेन बैरियर से टकराती है, तो उसे फोर्स किया जाता है ऊपर उठने के लिए। ऊपर उठते वक्त हवा एक्सपैंड और कूल होती है, यानी एडियाबैटिक कूलिंग, लीडिंग टू हैवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड, फॉर एग्जाम्पल मुंबई। लेकिन जब यही हवा माउंटेन क्रॉस करके नीचे उतरती है, लीवर्ड साइड, तो वो वार्म होती है और मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए बारिश नहीं होती। ये रेन शैडो रीजन बनाता है, फॉर एग्जाम्पल पुणे और डेक्कन प्लेटो। इस क्लाइमेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी वेरिएबिलिटी है। कभी मॉनसून लेट आता है, कभी जल्दी खत्म हो जाता है, या कभी ब्रेक्स आते हैं। ये वेरिएबिलिटी फ्लड्स और ड्रॉट्स दोनों का कारण बनती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट प्रेडिक्टेबल था, रोज शाम को बारिश। मॉनसून क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल है और पल्सेटिंग नेचर का है, बर्स्ट्स में आता है।
ये डिस्टिंक्ट ड्राई और वेट सीजन्स ही इस रीजन की इकोलॉजी और इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। क्लाइमेट का ये रिदमिक ऑसिलेशन लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। जब क्लाइमेट में डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स आ जाते हैं तो वेजिटेशन को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। इक्वेटोरियल रीजन में ट्रीज एवरग्रीन थे क्योंकि वहाँ स्ट्रेस नहीं था। मॉनसून रीजन में ड्राई सीजन एक स्ट्रेस पीरियड है। मॉइस्चर सॉइल में कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन यानी लीव से पानी का उड़ना कंटिन्यू रहता है। इस वाटर लॉस को रोकने के लिए ट्रीज अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। इसी अडेप्टेशन को ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन कहते हैं। इसलिए लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज होता है, मॉनसून में लश ग्रीन और ड्राई सीजन में ब्राउन और बैरन। आप देख सकते हैं विजुअल्स में ये कॉन्ट्रास्ट। इन फॉरेस्ट्स का स्ट्रक्चर रेन फॉरेस्ट जैसा डेंस नहीं होता। कैनोपी ओपन होती है यानी ट्रीज के बीच गैप्स होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, सनलाइट ग्राउंड तक पहुंचती है। जहां रेन फॉरेस्ट में जमीन पर अंधेरा था, वहां डेसिडियस फॉरेस्ट्स में डेंस अंडरग्रोथ, ग्रास और थिकेट्स ग्रो करते हैं। इसलिए इन्हें पार्कलैंड अपीयरेंस भी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर कमर्शियली यूजफुल है क्योंकि टीक, साल और यूकलिप्टस जैसे वैल्यूएबल टिम्बर ट्रीज यहाँ प्योर स्टैंड्स में मिलते हैं और लॉगिंग रिलेटिवली इजी होती है कंपेयर टू द अमेज़न। ये वेजिटेशन स्ट्रक्चर फॉनल डाइवर्सिटी यानी एनिमल्स को भी सपोर्ट करता है। ग्राउंड लेवल पर ग्रास और वेजिटेशन होने की वजह से लार्ज हर्बीवोर्स जैसे एलिफेंट्स, राइनोस को फूड मिलता है जो डेंस रेन फॉरेस्ट में मुश्किल से मिलता है। इन हर्बीवोर्स को सपोर्ट करने के लिए एपेक्स प्रेडेटर्स जैसे टाइगर्स, लेपर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्रोफिक पिरामिड यहाँ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ एनिमल्स को भी सीजनल एडाप्टेशन करनी पड़ती है। माइग्रेशन कॉमन है वाटर सर्च करने के लिए जब पॉन्ड्स ड्राई सीजन में सूख जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट समझें, इक्वेटोरियल एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं आर्बोरियल क्योंकि जमीन पर फूड कम है। मॉनसून एनिमल्स जमीन पर रहते हैं क्योंकि यहाँ अंडरग्रोथ रिच है। लेकिन हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन आज इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ओवरलैप कर रहे हैं। मॉनसून रीजन दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। जब पॉपुलेशन प्रेशर इतना हाई हो और लैंड लिमिटेड हो तो एग्रीकल्चर का नेचर एक्सटेंसिव नहीं हो सकता जैसे यूएसए या कनाडा में होता है। उसे इंटेंसिव होना पड़ता है। इस सिस्टम को इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ गोल होता है मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। विजुअल में देखें, लैंड होल्डिंग्स फ्रैगमेंटेड और बहुत छोटी होती हैं। इसलिए मशीन्स का यूज कम होता है और मैनुअल लेबर का इनपुट बहुत हाई होता है। पूरा परिवार खेत में काम करता है। ये हाई लेबर इनपुट ही इंटेंसिव सिस्टम की पहचान है। सबसे डोमिनेंट क्रॉप वेट पैडी राइस है क्योंकि राइस ही वो क्रॉप है जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कर सकता है। हाई कैलोरीफिक यील्ड पर एकड़। राइस कल्टीवेशन वाटर इंटेंसिव है, इसलिए ये उन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट होता है जहां रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, जैसे गैंजेस डेल्टा, कोस्टल प्लेन्स। जहां टेरेन हिली है, वहां फार्मर्स टेरेस फार्मिंग यूज करते हैं वाटर रिटेन करने के लिए और सॉइल इरोजन रोकने के लिए। ये लैंडस्केप इंजीनियरिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन मॉनसून की वेरिएबिलिटी की वजह से रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। जहां रेनफॉल कम है, रेन शैडो जोन्स या ड्रायर इंटीरियर्स, वहां फार्मर्स राइस नहीं उगा सकते, तो वो मिलेट्स, सोरगम और मेज ग्रो करते हैं। जूट, एक कैश क्रॉप, वहां ग्रो होता है जहां फ्रेश अलूवियल सॉइल और स्टैग्नेंट वाटर अवेलेबल है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। टी प्लांटेशंस हिल स्लोप्स पर होते हैं, असम या दार्जिलिंग, क्योंकि टी को हैवी रेन चाहिए बट रूट्स में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। स्लोप एंश्योर्स ड्रेनेज। क्लाइमेट और टोपोग्राफी ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रॉप कहाँ ग्रो होगा। अगर इरिगेशन अवेलेबल हो तो डबल क्रॉपिंग की जाती है, वेट सीजन में राइस और ड्राई सीजन में वीट या पल्सेस, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। समझें कि ये सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के लिए। अब हम एक ऐसे क्लाइमेट पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। इसे ट्रेड विंड लिटोरल क्लाइमेट भी कहते हैं। इसकी लोकेशन स्पेसिफिक है, कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट पर रफली 10 से 25 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ के बीच, जैसे कैरिबियन आइलैंड्स, ब्राजील का ईस्ट कोस्ट, फिलीपींस।
यहाँ का मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। ये एरियाज ट्रेड विंड्स के डायरेक्ट पाथ में आते हैं। ट्रेड विंड्स ओशन के ऊपर से ट्रैवल करके आती हैं, इसलिए वो मॉइस्चर से फुल होती हैं। जब ये विंड्स कोस्ट से टकराती हैं तो ओरोग्राफिक अपलिफ्ट की वजह से रेनफॉल होती है। मॉनसून क्लाइमेट से इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ सीजनल रिवर्सल नहीं होता। ट्रेड विंड्स साल भर ऑनशोर चलती हैं, यानी सी टू लैंड। इसका मतलब है कि यहाँ कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं होता। रेनफॉल पूरे साल होती है, हालांकि समर में थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि कन्वेक्शन स्ट्रांग होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट जैसा ही वेट है, बट थोड़ा कूलर है बिकॉज ऑफ मैरिटाइम इन्फ्लुएंस। लेकिन एक मेजर थ्रेट है। लेट समर में ओशन वाटर वार्म होने की वजह से यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स डेवलप होते हैं, जो इकोनॉमी को डेवेस्टेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली ये क्लाइमेट प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। कांस्टेंट वार्मथ और मॉइस्चर शुगर केन, बनानाज और कोकोनट्स के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। हिस्टोरिकली कैरेबियन और फिलीपींस इसी वजह से शुगर और बनाना रिपब्लिक्स बने। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स देखें, बनाना बोट्स यानी रेफ्रिजरेटेड शिप्स पेरिशेबल फ्रूट्स को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा टूरिज्म यहाँ की बैकबोन है, सन, सी एंड सैंड। सिंस ठंड नहीं पड़ती, ये टेम्परेट रीजन्स के लोगों के लिए मेजर विंटर गेटवे बन जाता है। लेकिन ये इकोनॉमी फ्रेजाइल है। एक बड़ा हरिकेन पूरे साल की क्रॉप और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइप आउट कर सकता है। फिजी, मॉरिशस और जमैका जैसे नेशंस की एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी देखें। वो मोनोकल्चर क्रॉप्स पर हाईली डिपेंडेंट हैं, जो उन्हें ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस और क्लाइमेट डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल बनाता है। फाइनली, हम ट्रॉपिकल रीजन्स के कंटेम्पररी इश्यूज और इकोलॉजिकल डेग्रेडेशन को रिगर के साथ एग्जामिन करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है पेरोलॉजिकल डेग्रेडेशन, यानी सॉइल का खराब होना। हमने पहले बात की थी कि ट्रॉपिकल सॉइल में लीचिंग होती है। जब हम फॉरेस्ट कवर हटा देते हैं तो डायरेक्ट हैवी रेन और हाई टेम्परेचर एक केमिकल प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, जिसे लैटराइजेशन कहते हैं। इसमें डीसिलिकेशन होता है। सिलिका पानी में घुलकर बह जाता है। जो पीछे बचता है वो है इनसॉल्यूबल आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। जब ये रेसिड्यू सनलाइट में ड्राई होता है तो ये ब्रिक यानी ईंट की तरह हार्ड हो जाता है, जिसे लैटेराइट हार्ड पैन या ड्यूरी क्रस्ट कहते हैं। एक बार ये बन गया तो वहां एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये इरिवर्सिबल डैमेज है। दूसरा मेजर इशू डिफॉरेस्टेशन का सिस्टम डायनामिक्स है। अमेज़न में फिश बोन पैटर्न देखा जाता है। पहले एक मेन रोड बनती है, फिर उससे छोटी रोड्स निकलती हैं, लीडिंग टू फ्रैगमेंटेशन। इसके ड्राइवर्स हैं कैटल रैंचिंग, लॉगिंग और सोय कल्टीवेशन। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं है। कॉजल लूप डायग्राम पर फोकस करें। ट्रीज ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रिलीज करते हैं, जो क्लाउड्स बनाता है। जब आप ट्रीज काट देते हैं तो ये मॉइस्चर साइकिल टूट जाता है। लोकल रेनफॉल कम हो जाती है, जिससे फॉरेस्ट ड्राई हो जाता है और फॉरेस्ट फायर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक विशियस साइकिल है। इसके अलावा फॉरेस्ट कैनोपी हटने से सॉइल इरोजन बढ़ता है, जो रिवर्स में सिल्टेशन करता है और फ्लड्स लाता है। ग्लोबल लेवल पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मैसिव कार्बन सिंक्स हैं। इनके जलने से स्टोर्ड CO2 रिलीज होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करती है। एल्बिडो चेंज यानी सरफेस रिफ्लेक्टिविटी भी क्लाइमेट पैटर्न्स को डिसरप्ट करता है। सोशली ये लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे यानोमामी और लॉगर्स के बीच। ट्राइबल ग्रुप्स का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ह्यूमन राइट्स इशू नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का लॉस भी है। सो डेग्रेडेशन सिर्फ पेड़ का कटना नहीं है, ये हाइड्रोलॉजिकल, केमिकल और सोशल सिस्टम्स का कोलैप्स है। इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना ही ज्योग्राफी का कोर है।